नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन एक जिद और ये जिद जिन लोगों के लिए है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये क्लास है। आज हिंदी व्याकरण के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले संज्ञा टॉपिक के बारे में। अब संज्ञा कहने के लिए तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आते हैं और अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो -1/4 या कुछ कुछ एग्जाम में -1/3 मार्क्स भी मिलते हैं। +1 और +2 मार्क्स लाने तो संज्ञा की क्लास को कंप्लीट देखना पड़ेगा, साथ में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की लिस्ट कहां से मिलेगी, ये आपको 2 सेकंड के ब्रीफ में आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां पे आप देख सकते हैं। आज की क्लास में संज्ञा टॉपिक्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि संज्ञा होती क्या है, इसके भेद कितने हैं, क्या परिभाषा रहती है। वैसे परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन तो ना एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा, ना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम में पूछा जा रहा, ना कोई स्टेट के एग्जाम में पूछा जा रहा, पर संज्ञा की ओवरऑल संरचना को समझने के लिए हमें थोड़ी सी परिभाषा भी देखनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संज्ञा होती क्या है। देखो, एक जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि राम बाजार जाता है, सेकंड एग्जाम्पल दिया गया है राम कोल्हापुर बाजार जाता है। अब यहाँ पे कंफर्म क्या है, पहले में तो हमने देख लिया कि राम बाजार जाता है, तो बाजार मतलब कोई मार्केट हो गई, पर उस बाजार को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। अगर एग्जांपल क्लियर हो जाए कि राम कोल्हापुर बाजार जाता है, तो आपको अगर उसे पकड़ने जाना है तो आपको कोल्हापुर वाली बाजार में मिल जाएगा। मतलब हर वो स्थान जिसका कोई नाम हो या जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति स्थान का कोई नाम दिया जा सके, तो उस व्यक्ति या नाम को हम लोग बोलेंगे संज्ञा। बड़ी टफ सी लग रही, एक बड़ी बचपन में एग्जाम्पल परिभाषा पढ़ी होगी। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे और छोटा सा इसको अपग्रेड करो और लिखो नाम धातु क्रिया को, प्रत्येक नाम बोधक शब्द को, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर लो। क्या किस तरह लिखना है, आपको लिखना स्टार्ट करो अपनी कॉपी में। प्रत्येक नाम बोधक शब्द को संज्ञा कहते हैं। नाम बोधक शब्द से मतलब क्या हुआ, हर वह शब्द जिससे किसी भी चीज के नाम पता चले। नाम स्थान का नाम हो, तिथि का नाम हो, वर्ष का नाम हो, कैलेंडर का नाम हो, या किसी भी चीज का नाम हो जाए, अगर वहां पे नाम आ रहा है तब आपको ध्यान रखना है वहां पे संज्ञा की उत्पत्ति होगी। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से हम लोग पहले से हैंड रिटन नोट्स की तरफ चलते हैं और ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं। कैसे, एक तो मॉडल है फ्री मॉडल, जिसके तहत आपको हमारी वेबसाइट्स पे जाना है, वहां पे एक सेशन पड़ा हुआ है, लिंक लगी होगी, वहां से आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं करने की इच्छा है, तब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको केवल और केवल एक फ्री मॉडल के तहत पेड मॉडल भी है, इसमें आपको पीडीएफ बंडल कंप्लीट मिल जाएगा और इस बंडल को परचेस करने के लिए सिर्फ 99 रुपीज फीस है। किस तरह से देना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बिगाड़ रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज चर्चा करते हैं संज्ञा टॉपिक्स के बारे में और बूस्ट होते हैं संज्ञा वाले नोट्स के बारे में। देखो, संज्ञा होती क्या है, यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, वह शब्द जो किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान भाव आदि के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरी जो मैं आपको बताता हूं कि नाम बोधक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम बोधक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम बोधक से क्लियर हो जाता है कि उसको नाम का बोध करा रहे हैं या नाम का ज्ञान दिला रहे हैं हमें। संज्ञा एक विकारी शब्द। अच्छा, विकारी और अविकारी शब्द क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा चलते हैं फिर से। तो होता क्या है, कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर भेद उत्पन्न होता है। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, यहाँ पे जाना है, यही अगर इसका लिंग बदल दे, राम की जगह सीता लिख दो तो सीता बाजार जाता है गलत होगा, सही होगा सीता बाजार जाती है। तो इस अवस्था में जो क्रिया रही, इसकी वजह से इसमें परिवर्तन होता रहा, यही संज्ञा है। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक इत्यादि का बोध पड़ता है, इत्यादि का फर्क पड़ता है। याद रखो, विकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पे भेद उत्पन्न होता है, आधार पे इनका फर्क पड़ता है। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी एग्जाम्पल डेफिनेशन दी गई, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम व जाति के साथ साथ किसी भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाती है। बड़ी टफ सी लगे, नहीं याद हो तो बस छोटी सी लाइन याद रखो, नाम बोधक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये हर एक जगह काम करेगी, सारे के सारे पॉइंट्स। अब अगर संज्ञा के भेद के बारे में चर्चा करो तो संज्ञा के भेद को लेकर आपके मन में लगातार भेद आएंगे। एक व्यक्ति, एक मास व्याकरणविद आपको मिलेंगे, कामतानाथ प्रसाद गुरु जी। तो कामतानाथ प्रसाद गुरु जी ने संज्ञा के 3 भेद बताए हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। अब एग्जाम में क्या सॉर्ट करना है, देखो सीधी सी चीज है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले
अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जस्ट सपोज अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आपको 5 ही बताने हैं। अगर सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तब 3 या 5 में से कोई एक दिया गया होगा, उसमें से टिक करिएगा, या जो भी ऑप्शंस आप टिक कर देंगे वो सही माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तब आपको 3 आइडेंटिफाई करना है। 3 और 5 दोनों सही हो सकते हैं, परंतु दोनों में उपयुक्त होने वाली प्रश्न की भाषा पे डिपेंड करता है। अगर भाषा पूछ ले अर्थ के आधार पे या कामतानाथ प्रसाद गुरु के आधार पे, उसी आधार पे आपको 3 या 5 लगाना है, और अगर डिफरेंस पूछ ले तो उस आधार पे आपको लगाना है। अगर केवल ये पूछ ले संज्ञा के कितने भेद हैं, तब 3 या 5 में से कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा, अगर वहां दोनों मिलते हैं तो दोनों लगा दीजिएगा, बाद में चलेंगे हाई कोर्ट में, अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो वहां से हम लोग सही करवा लेंगे। अब अर्थ के आधार पर 5 कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। कामतानाथ प्रसाद गुरु जी जब बताते हैं तो बताते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक व भाववाचक संज्ञा को उन्होंने सम्मिलित कर दिया है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं, जातिवाचक को पढ़ते हैं, समूहवाचक। पहले इसको एक बार नोट्स कर लीजिए, फिर ध्यान रखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपको पता चल गया होगा, हम लोगों ने भी डेफिनेशन पढ़ी थी, नाम बोधक शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ किसका नाम का बोध होगा? यहाँ पे नाम का बोध होगा व्यक्ति के नाम पर, केवल व्यक्तियों के नाम नहीं, व्यक्तियों का नाम हो, देशों का नाम हो, महीनों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो, महासागरों का नाम हो, धार्मिक ग्रंथों का नाम हो, ऐतिहासिक ग्रंथों का नाम हो। जैसे एक सेंटेंस हो सकता है, नव्या पढ़ रही है, यहाँ पे जो नाम शब्द प्रयोग किया गया है, ये नाम ही प्रयोग होगा, इसी को बोलेंगे नामबोधक शब्द के बारे में। अगर इस नाम के अलावा कोई दूसरा नाम प्रयुक्त हो जाता है तो भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को ध्यान से पढ़ो। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। व्यक्तियों में किसी का भी नाम आ सकता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में एक पॉइंट याद रखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन की तरह किया जाएगा, इनका कभी बहुवचन मत बना देना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन के तहत होगा। जैसे भारत देश महान है, जनवरी साल में एक बार आती है, हिमालय आच्छादित पर्वत है, हिमालय पे अत्यधिक शीत लहर चल रही है, हिंद महासागर भारत के चरणों में विद्यमान है। सेंटेंस भले ही ना याद रहे, इतना याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के नाम का बोध कराएगा। संज्ञा की डेफिनेशन, नामबोधक शब्द। भेद कितने होते हैं? 5 और 3। 5 अर्थ के आधार पे, 3 किसके आधार पे? 3 है कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के आधार पे। अगर गुरु जी का नाम प्रयुक्त हो तो 3 ही लगाना, 5 मत लगा देना। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद जातिवाचक संज्ञा को। तो जातिवाचक संज्ञा से मतलब क्या है? जातिवाचक संज्ञा से मतलब है जहां पे समुदाय की चर्चा कर रहा हो या जहां पे जाति के आधार पर चर्चा कर रहा हो, तो वहां पे होगा जातिवाचक संज्ञा। जाति नहीं मिलती तो समुदाय के बारे में याद रखिएगा, या किसी व्यक्ति के प्राणी होने या ना होने, जैसे कुत्ता पूरा एक समुदाय हो गया, कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट समुदाय के बारे में चर्चा करेगा, तो यहाँ पे हम लोग जातिवाचक संज्ञा ही लगाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। देख लो क्या है, प्राणियों के हो, व्यक्तियों का हो या स्थान के हो, देश, भारत देश, विदेश। देखो सेंटेंस ये है कि विदेश में रहने वाले, भारत को विदेशियों से बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। यहाँ पे भारत क्या है? भारत शब्द प्रयुक्त होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। वहीं जो विदेश का प्रयोग होगा, ये विदेश का प्रयोग होगा जातिवाचक संज्ञा के तौर पे। प्राणियों में क्या है? मनुष्य, स्त्री, पुरुष, पशु, लड़का, लड़की इत्यादि। अब देखो जातिवाचक संज्ञा को कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा, एक समुदाय या समूहवाचक। द्रव्यवाचक का मतलब क्या होगा? जिसे नापा जा सके, मापा जा सके या तौला जा सके। अगर नापना, मापना और तौलना हो सके तो उन्हें बोलेंगे द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या है? नामबोधक शब्द संज्ञा कहलाएंगे। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद 5 और 3 दोनों है। 5 अर्थ के आधार पर, 3 कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के आधार पे। कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के नाम ना लगाते तो 5 लगाइएगा, और 3 और 5 दोनों में से अगर आप कोई भी स्टिक लगा दे, क्वेश्चन ना आइडेंटिफाई कर रहे हो कि अर्थ के आधार पर पूछ रहे हैं या कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के आधार पर पूछ रहे हैं, तब आपको दोनों लगाइएगा, हाईकोर्ट से दोनों सही करवा के आएंगे। देखते हैं द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य की पूरी जाति का बोध करा दे। जैसे सोना मापा जा सकता, तौला जा सकता। नहीं याद होता डेफिनेशन भूल जाओ, इतना याद रखो। द्रव्यवाचक में अगर वो चीज नापी जा सके,
तौली जा सके या मापी जा सके, ये चीजें अगर देखने को मिलती हैं तब आपको द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा लगानी है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, घी, पानी इत्यादि। वहीं अगर समुदायवाचक की चर्चा करें, समुदायवाचक क्या है? जहां पे समूह या ग्रुप की चर्चा कर रहा हो और ये ऐसा ग्रुप होगा जिसको आसानी से तोड़ा ना जा सके, तब प्रयोग होगा समुदायवाचक या समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन कंफर्म हुई। नामबोधक शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 और 3। 5 किसके आधार पे? 5 होते हैं अर्थ के आधार पे, 3 होते हैं कामतानाथ प्रसाद गुरु जी के आधार पे। अब यहाँ पे चर्चा कर लो, जैसे क्या? समुदायिक वाचक, सभा का होना, सेना का होना, सम्मेलन का होना, गोष्ठी का होना, जत्था का होना, गिरोह का होना, टीम का होना, वृंदावन का होना, जाति का होना, पुलिस इत्यादि। व्यवसायों के नाम देखो, समुदायवाचक के बारे में ध्यान रखो, समुदायवाचक में व्यवसायों के नाम का प्रयोग किया जाएगा, व्यवसायों के नाम के साथ रिश्तों का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपसे रिश्ते पूछ ले, भाई का होना, बहन का होना, गर्लफ्रेंड का होना, दोस्त का होना, पत्नी का होना, ये सभी के सभी रिश्ते, जितने भी रिश्ते रहेंगे सभी के सभी समुदायवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा के तहत आएंगे। वहीं व्यवसाय, वकील होना, मौसी होना, टीचर होना, देखो व्यवसाय में मौसी मत डाल देना, ये व्यवसाय नहीं है। वकील का होना, टीचर का होना, अध्यापक का होना, कारीगर का होना, लकड़हारे का होना, ये सारे सारे व्यवसाय, रिश्ते होना, इन सभी का प्रयोग सादा समूहवाचक के तहत किया जाता है और इन्हें समूहवाचक के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है। समूहवाचक, समुदायवाचक कंफर्म हो गया, जातिवाचक कंफर्म हो गया, जातिवाचक में द्रव्यवाचक कंफर्म हो गया। द्रव्यवाचक कहां पता करेंगे? पता करने के बाद 3 लेटर याद रखा, नापना, तौलना, मापना। जहां नापा जा सके, तौला जा सके, मापा जा सके, वहां होगा द्रव्यवाचक के बारे में। अब चर्चा करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को बड़ा छोटा सा समझना है। जब कभी किसी की फीलिंग्स के बारे में चर्चा की जा रही हो, भाव के बारे में चर्चा की जा रही हो, अवस्था के बारे में, गुण दोष के बारे में चर्चा की जा रही हो, तो वहां पे भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे अमीर होना, गरीबी होना, सुखी होना, सुख नहीं सुखी होना होगा, जवानी होना, बैर होना, बचपन होना, प्रीति होना, स्नेह होना, बुढ़ापा होना। और ये भी ध्यान रखो, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन के तहत किया जाएगा। एक वचन कंपलसरी किसके? एक वचन कंपलसरी भाववाचक संज्ञा के लिए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की थोड़ा सी डेफिनेशन बताओ। संज्ञा क्या हुई? नामबोधक शब्द। अगर व्यक्तिवाचक पूछ ले तो व्यक्तियों में नामबोधक शब्द या व्यक्ति के नाम का ज्ञान हमें जिन शब्दों से हो रहा हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक नामबोधक शब्द कहेंगे। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कुछ आइडेंटिफिकेशन के तौर पे, एक एग्जांपल लेते हैं। प्रभु देवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है। तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखो, माइकल जैक्सन किसी का नाम है, परंतु यहाँ पे केवल माइकल जैक्सन की बात नहीं हो रही। माइकल जैक्सन की तरह डांस करने वाले एक कम्युनिटी के बारे में चर्चा हो रही है। जब कभी किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के नाम की तरह प्रयोग ना होके वो उस तरह के या सिमिलर जुड़ने वाले समुदाय की तरह प्रयोग किया जाए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस होगा, ध्यान रखिएगा, हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। 2 एग्जाम्पल छोड़ दो, एक एग्जाम्पल याद रखो, लिखो, हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, से सावधान रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जयचंद का प्रयोग क्या है? जयचंद वैसे तो किसी का नाम है, तो इसको अगर नॉर्मल सेंटेंस मिल जाए कि जयचंद बाजार गया, तब आप लगाएंगे कि जयचंद का यहाँ प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे हुआ। क्या एग्जांपल है? जयचंद बाजार गया, तब यहाँ पे जयचंद का प्रयोग क्या हुआ? व्यक्तिवाचक की तरह। पर जब यहाँ पे प्रयोग किया जाए हमें जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, तब यहाँ केवल उस जयचंद की प्रयोग नहीं हो रही, ये उस जयचंद का यहाँ पे उद्घोषणा हो रही है जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा दिया था। मतलब हमें धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। इस सेंटेंस में जयचंद इकलौता जयचंद ना हो गए, कंप्लीट धोखा देने वालों के समूहों के या धोखा देने वालों के बारे में चर्चा करें। जब ऐसे चर्चा हो तो वहां क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। एक जैसे सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास भारत के हिसाब से तो एक व्यक्ति, इसलिए यहाँ कालिदास का प्रयोग होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे। लेकिन जो शेक्सपियर नाम है, ये शेक्सपियर एक समुदाय के बारे में चर्चा कर रहा है जो इतनी उच्च कोटि के पोएट लिख रहे हैं, इस कोटि के कवि कर रहे हैं, उच्च कोटि की कविताएं लिख रहे हैं, उन सभी को शेक्सपियर की कैटेगरी में रख दिया गया। इसलिए शेक्सपियर का प्रयोग क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। निर्मल गहलोत को मारवाड़ का भामशाह कहा जाता है। निर्मल गहलोत व्यक्तिवाचक संज्ञा, भामशाह कौन हो गए? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह कुछ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भाववाचक की तरह भी किया जाता है। जैसे स्त्री का स्त्रीत्व, हमें स्त्रीत्व की रक्षा करनी चाहिए, हमें स्त्रीत्व की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे स्त्रीत्व का क्या है कि स्त्री की नहीं, ये स्त्री होने की फीलिंग्स के बारे में बता रहा हो सकता है हम मेल हैं, हमारे अंदर भी एक स्त्रीत्व का गुण विद्यमान हो, तो ये जो गुण है ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। इस वजह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुरुष से पुरुषत्व बनता, मानव से मानवता, बच्चा से बचपन, इंसान से इंसानियत, मनुष्य से मनुष्यता,
पशु से पशुता। और अब चर्चा करते हैं विशेषण से। कभी कभी विशेषण का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा के तौर पे किया जाता है, जैसे खट्टा का खट्टापन, वीर से वीरता। एक एग्जांपल ध्यान रखो, सुभाष चंद्र बोस अत्यंत वीर पुरुष थे। सेंटेंस है आपका, सुभाष चंद्र बोस अत्यंत वीर पुरुष थे। अब यहां पे क्या वीर का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया या विशेषण के रूप में? तो ध्यान रखो, यहाँ पे केवल सुभाष चंद्र बोस इसी शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे किया गया है। वीर विशेषण है, इस वजह से यहाँ पर विशेषण की तरह प्रयोग किया गया। सर्वनाम का प्रयोग कभी कभी भाववाचक संज्ञा के तौर पे किया जाता है, जैसे निज का निष्ठा, अपना का अपनत्व, मम का ममता। और जैसे अपनत्व के बारे में एक एग्जाम्पल और निजता के बारे में, यह प्रश्न पूछने का हक, यह निज प्रश्न पूछने का हक, देने का अधिकार उसका अपना निजता का अधिकार है, ये केवल निजता के तहत ही विद्यमान रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्यय से कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी। एक एग्जाम्पल यहाँ देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है, तो जैसे जिन्ना कलयुग का जयचंद्र है। यहाँ पे जिन्ना का प्रयोग क्या है, जिन्ना हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जो जयचंद्र का प्रयोग है ये हुए जातिवाचक संज्ञा के तौर पे। जगदीश चंद्र बसु भारत के न्यूटन है। जगदीश चंद्र बसु क्या है, जगदीश चंद्र बसु का नाम हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे। न्यूटन जो प्रयोग है, ये न्यूटन का प्रयोग हुआ जातिवाचक संज्ञा के तौर पे। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गोस्वामी जी अवधि के श्रेष्ठ कवि थे। देखिए, जो गोस्वामी जी एक कम्युनिटी के बारे में चर्चा कर रहा है, एक जाति की चर्चा कर रहा है, तो यहाँ पे गोस्वामी जी के लिए प्रयोग होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जब लेकिन सेंटेंस में क्या हो गया, अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। जो अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में चर्चा हो रही है। इस वजह से यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ प्रयुक्त होने लगी। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे जाति गोस्वामी जी के लिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग ना करके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे क्वेश्चन है, पंत प्रमुख छायावादी कवि थे। यहाँ जो पंत जी का प्रयोग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह पे है। इसी तरह से एक पॉइंट याद रखो, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, भाववाचक संज्ञा में बहुवचन कब में प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे बड़ों का सम्मान करो, गरीबों की मदद करो। अब तो नजदीकियां भी दूरियां बन गई हैं। ये यहाँ पे जो नजदीकियों का प्रयोग है, यहाँ पे बहुवचन की तरह प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे इसका प्रयोग हो गया जातिवाचक संज्ञा के तौर पे। याद रखो, जब कभी भाववाचक संज्ञा में ओ की मात्रा लगा के उसका प्रयोग बहुवचन की तरह किया जाए, तो वहां पे भाववाचक संज्ञा ना होके वहां भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में तब्दील हो जाती, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होता है। आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा क्या क्या किया, उस पॉइंट्स को देखो। हम लोगों ने चर्चा की सबसे पहले संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होती है, फिर चर्चा की इसके भेद के बारे में, 5 भेद हैं, 3 भेद हैं, फिर उनको डिटेल से देखा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, दूसरा शेयर करिएगा, चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसको पीडीएफ बंडल के तौर पर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ बंडल पे आप क्लिक करके ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक का कंप्लीट पीडीएफ बंडल आप लोगों के लिए रेडी है, वो भी हैंड रिटन नोट्स में। ये सिर्फ 99 रुपीज में आप लोगों को समझ होगा। इसको लेने के लिए आप परचेस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आपको परचेस विंडो तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी ये सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री मैटर में मिलेगा, तो यहाँ से जुड़ के आप फ्री मैटर ले सकते हैं। संज्ञा की क्लास आज हुई थी, कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में। बाकी ये क्लास किस क्रम में होने वाली है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट्स को विजिट करिए, www.theexamsadda.in, theexamsadda.in। यहाँ पे आपको सारा सारा मैटर मिल जाया करेगा। यूट्यूब चैनल आपको लोगों को समझ चाहिए, आपकी सेवा में सदा हाजिर है, और आपके पास नंबर भी होगा मेरा 9889057003। इस नंबर पे आप कभी भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप क्वेरी करिएगा तो जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम हो जाती। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आयो। अगर कोई सजेशन, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा वीडियोस के नीचे। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, पढ़ना मत भूलिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं।